चुनाव में जाति है कि जाति नहीं है। इस उपचुनाव में भी काफी हद तक जातिगत वोटर्स ने अपने प्रत्याशियों के लिहाज से काम किया। कई नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई और कोशिश यहां तक हुई कि जातिगत आधार पर वोटिंग भी ज्यादा से ज्यादा हो। ऐसे में प्रमुख मुद्दे सरकार के इस एक साल के कामकाज की बातचीत, वर्तमान कानून व्यवस्था, पूर्ववर्ती सरकार के गलत कामों पर सरकार की पैनी नजर, युवाओं को लेकर किए गए बेहतरीन काम, नई भर्तियां और पेपर लीक पर एक्शन, ये ऐसे तमाम मुद्दे थे जिन पर जाति भारी पड़ी। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। राजस्थान की राजनीति अब जातिगत आवेश में ढल रही है। हर एक जाति कोशिश कर रही है कि उनका वर्चस्व कायम रहे। राजस्थान में ब्राह्मण मुख्यमंत्री है, ये राजस्थान की 8 करोड़ जनता को पता है और राजनेताओं को तो काफी अच्छे से। ऐसे में जातिगत आधार पर बीच बीच में कई जातियां ऐसा काम करती रही है कि सत्ता में उनकी भागीदारी और कम से कम उनकी धमक ठसक बनी रहे। राजपूतों के कई सम्मेलन इस दौरान हुए हैं। जाट वोटर्स लोकसभा चुनाव में अपना दमखम दिखा चुके हैं। मीना लगातार डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना के साथ अन्य मसलों पर आगे आकर बता चुके हैं कि उनकी राजनीति किस दिशा में है। गुजर भी ये बता रहे हैं कि सचिन पायलट के साथ 2018 में जो अनदेखी हुई और 2023 में सत्ता से कांग्रेस बाहर हुई, उसके बाद भावी राजनीति के तौर पर सचिन पायलट भी उनके नेता के तौर पर बने रहे। हालांकि इस उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से की गई गुजरों की अनदेखी ने भी कई सवाल खड़े किए। ऐसे में उनकी राजनीतिक तौर पर अपनी पहचान बनाने के लिए बीजेपी की तरफ मूवमेंट भी चर्चा में रहा। इसके अलावा SC/ST दौसा और रामगढ़ में काफी चर्चा में रहे। मुस्लिम मतदाताओं ने झुंझुनू में ये बताने की कोशिश की कि उनका भी ध्यान रखा जाए। खींवसर और झुंझुनू 2 जाट बाहुल्य ऐसी सीट थी जहां पर जाटों के लिहाज से झुंझुनू नहीं, खींवसर ज्यादा चर्चा में रहा कि जाटों का नेता हनुमान बेनीवाल है या रेवंत राम डागा। हालांकि हनुमान बेनीवाल निर्विवाद रूप से बताते रहे हैं कि वो जाति के लिए, समाज के लिए, आम जन के लिए लगातार लड़ते रहे हैं। लेकिन फिर भी एक और ऐसी आदिवासी कौम जिसने सैलुम्बर और 84 में बताने की कोशिश की कि उनके हितों के लिए, हकूक के लिए बाप पार्टी काम कर रही है, उनके साथ आइए। सीधे तौर पर राजनेता जाति की बात करने से कतराते रहे, लेकिन अंदर खाने वोट जो डले हैं वो जाति और अपने समाज का चेहरा देखकर पड़े हैं। ये EVM 23 नवंबर को साबित भी कर देगी कि किन किन सीटों पर प्रभावशाली जातियां रही हैं। जातियों ने कोशिश की कि भले ही मुख्यमंत्री पद पर ब्राह्मण चेहरा है, लेकिन सत्ता में भागीदारी के लिहाज से किन किन को आगामी जिम्मेदारी मिल सकती है उनको तय करे। साथ में जातिगत आधार पर मंत्रियों ने भी कोशिश की कि वो अपने समाज के सर्वेसर्वा इस वक्त मंत्रिमंडल में सहयोगी के तौर पर हैं। ऐसे में उन सीटों को जिताने में अपनी भूमिका निभाएं जो उनके सामाजिक दायरे में आती हैं। ये कोशिश वहां भी हुई। विपक्ष ने भी कोशिश की कि भले ही सरकार में नहीं है, लेकिन जो जातिगत आधार पर नेता है उनको जमीन पर झोंक कर सीटें अपने पक्ष में की जाए। राजस्थान के बाहर बैठे जातिगत कुछ नेताओं ने भी जबरदस्त तरीके से अपनी पहुंच दिखाने की कोशिश की। बिश्नोई समाज सीधे तौर पर इस किसी भी सीट पर 7 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे थे उनमें निर्णायक भूमिका में नहीं था, लेकिन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष इस दौरान काफी चर्चा में रहे, वो भी काबिले गौर रहा। राजपूत वोटर्स, गुजर वोटर्स, जाट वोटर्स, ब्राह्मण वोटर्स दौसा में अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए नजर आए और SC/ST के साथ साथ आदिवासी नेताओं ने काफी हद तक भावी राजनीतिक दिशा को तय करने का काम किया। हालांकि राजस्थान चौक कभी भी जाति या ऐसे धर्म के आधार पर किसी खबर पर आकलन नहीं करता है, लेकिन राजस्थान में 7 सीटों पर घूमने के बाद एहसास हुआ कि जाति कारगर है, असरदार है और अंदर खाने वोट देने, वोट काटने, हारने और जिताने का दम रखती है। खैर 23 नवंबर को सामने होगा कि किस जाति ने
अपनी जाति के प्रत्याशी को वोट दिया और राजस्थान की विधानसभा में भेजने का काम किया। ये राजनेताओं, राजनीतिक पार्टियों के भावी प्रारूप को, उनके कदमों को और नीतिगत फैसलों को तय करने वाला भी साबित होगा। आप देख रहे थे राजस्थान चौक। राजस्थान चौक के नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो कमेंट बॉक्स और लाइक बटन दबाकर बताइएगा कि आपका जुड़ाव हमसे सतत है। नमस्कार।